नर्मदा परिक्रमा में चर्चा में आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों नर्मदा यात्रा करते हुए अपने मंडला प्रवास पर हैं। लंबे समय तक राजनीति में शांत रहने के बाद पुनः उन्होंने नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से 80 विधानसभाओं को छूते हुए नर्मदा पद यात्रा का रूप देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और नर्मदा परिक्रमा का जिक्र ग्रंथों में मिलता है, जिसमें नर्मदा पद यात्रा सबसे पहले भगवान श्री राम ने की थी। जब वह 14 साल के वनवास पर जंगलों में थे, तब उन्होंने सबसे पहले नर्मदा पद यात्रा की थी। दुनिया में एकमात्र नर्मदा नदी ही है जिसकी परिक्रमा की जाती है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी में पाए जाने वाले एक एक कंकर को शंकर की उपमा दी गई है। जहां गंगा को मोक्षदायिनी माना गया है, वहीं नर्मदा को जीवनदायिनी माना गया है। मुलाकात करते हैं श्री दिग्विजय सिंह जी से। ये नर्मदा परिक्रमा की जो प्रेरणा है, वो आपको कब और कहां से मिली? ये भी एक संयोग है कि आज से लगभग 18 साल पहले मंडला सर्किट हाउस में मैं था, रात को रुका हुआ था। वहां मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई मुझसे कह रहा है कि मुझे परिक्रमा करना चाहिए नर्मदा जी की। मुझे इसकी बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी तब। जब सुबह उठ के मैंने लोगों से बातचीत की, पूछा, तो उन्होंने बताया इसका महत्व। तब से मेरे मन में एक ललक थी कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करना है। उद्देश्य केवल यही है कि मैंने संकल्प लिया हुआ था कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करना है माँ की, तो अब मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा का रूप देने की कोशिश कर रही है। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना, उनको जो सोचना है सोचे। मध्य प्रदेश में काबिज शिवराज सिंह सरकार जो मध्य प्रदेश की नदियां एवं नर्मदा के खनिजों का भरपूर दोहन कर रही है और लगातार मां नर्मदा का सीना छलनी कर रही है, जिसका प्रभाव लगातार पर्यावरण पर देखने में आ रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं मूल रूप से मशीनों का उपयोग रेत खनन में किया जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। हमारे समय में हमने ये अधिकार पंचायतों को दिया था कि रेत का ठेका पंचायतें दें और रॉयल्टी भी वही वसूल करके अपने पास रखें। लेकिन उसको उन्होंने, जैसा कि हर क्षेत्र में उन्होंने किया है, जो भी अधिकार हमने लोगों को दिए थे, पंचायतों को दिए थे, उन्होंने उन्हें गौण करके और ठेकेदारों को दे दिया है। तो यहाँ भी उन्होंने ठेकेदारों को ही पूरी रेत की खदानें दे दी हैं और मशीनों से पूरी मां नर्मदा को छलनी कर दी। रेत अगर नहीं होगी किसी भी नदी में तो पानी गंदा होगा। रेत से ही छलनी होती है शुद्ध पानी। दूसरा, हजारों करोड़ का इसमें रॉयल्टी का नुकसान सरकार का हुआ है, क्योंकि उसमें रॉयल्टी की चोरी हो रही है, खुलेआम चोरी हो रही है। ये सब बातें हैं जिसकी वजह से मेरा ये निश्चित मत है कि इनकी जो खनिज नीति है वो उचित नहीं। लगातार किसानों की हालत प्रदेश में खस्ताहाल बनी हुई है, जहां किसानों के ऊपर गोली चलाई जाती है। ऐसी परिस्थितियों में किसान दमन की नीति के दौर से गुजर रहे हैं। आप इसे किस नजर से देखते हैं? मौजूदा सरकार हमेशा से कहती रही है कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। अभी उसमें लाभ नहीं होता है, लेकिन पिछले 13-14 साल में उन्होंने कौन सी ऐसी नीति बनाई जिसमें कहा जा सके कि किसानों को खेती में लाभ हो के लिए कोई भी उन्होंने योजना बनाई हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम भाव केंद्र सरकार तय करता है और उसकी जवाबदारी होती है कि वो उसकी खरीद करे। दलहन में जो न्यूनतम भाव था, सोयाबीन का जो न्यूनतम भाव था, तिलहन का न्यूनतम भाव था, उसमें कहीं खरीद नहीं हुई है और मजबूरी में किसानों को सस्ते भाव में व्यापारियों को बेचना पड़ा है। अब उदाहरण सोयाबीन का ही ले लीजिए, उदाहरण उड़द, मूंग और अरहर का ले लीजिए। जहां सोयाबीन का न्यूनतम भाव 3050 रुपए है, लेकिन किसानों को मजबूरी में अपना सोयाबीन 2100 से 2500 रुपए कुंटल बेचना पड़ा। और फिर कहा था भावांतर योजना से लाभ मिलेगा। भावांतर जो है केवल न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है उसको नकारा करने के लिए ही ये भावांतर योजना लाई गई। अब कई तो दलहन पे जहां इनको खरीद भी इन्होंने कर ली, लेकिन पेमेंट कहीं का नहीं हुआ अभी तक।
और आज उड़द के भाव 1800 से 2200 रुपए है, जबकि उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 5000 से ऊपर है। अब इन्होंने घोषणा की हम 2000 रुपए देंगे गेहूं के लिए। हमारी सरकार ने हमेशा बोनस दिया, इन्होंने पिछले 4 साल से गेहूं पे बोनस नहीं दिया। अब बोनस की वो बात कर रहे हैं, देखते हैं कैसे बोनस हो। हमारी लड़ाई यही है, किसानों को उनकी उपज का सही भाव वही मिलना चाहिए, उसकी खरीद होना चाहिए जो कि उन्होंने न्यूनतम भाव केंद्र सरकार ने तय की। विगत चुनाव में मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने नैनपुर को जिला बनाने की बात अपने घोषणा पत्र में लगातार इस बात का जिक्र किया और विगत नगरपालिका चुनाव में भी भरे मंच में शिवराज जी ने नैनपुर को जिला बनाने की बात कही थी। अब नैनपुर की जनता अपना हक मांग रही है। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा अभी तो, लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक जितने भी उनकी घोषणाएं हुई हैं, कौन सी घोषणा पूरी हुई है मुझे जानकारी नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना जो कि शासन जिन तबकों के लिए योजना लेकर आई थी, उसका फायदा उन लोगों को आज तक नहीं मिल पाया है। लाडली लक्ष्मी योजना का बड़ा प्रचार किया। जी। लाडली लक्ष्मी योजना में नियम इन्होंने ऐसे बना दिए कि 18 साल के पहले इसको मिलेगा नहीं, 12वीं कक्षा पास होना चाहिए जी। और शादी 18 साल के पहले होना नहीं चाहिए। अब आप कंपलसरी पास करते चले जा रहे हो तो कोई लड़की 10वीं पास नहीं हो पा रही है जी, 12वीं तो बाद में आएगी। शादी होते होते वो 18 साल की उम्र भी पूरी कर जाती है। अब मैं समझता हूँ किसी को लाभ मिला यहाँ पर नहीं। कहा कि 12वीं पास प्लस 18 साल, फिर उन्होंने कहा 12वीं पास प्लस 21 साल, तो ऐसे करके वो डालते जा रहे हो, लड़कियों का आ ही नहीं रहा है नंबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की ऐसी क्या नीतियां? नहीं सर, लोकसभा सामने है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस यात्रा के बारे में कुछ रोशनी डालें। मेरे को तो लगता है कि मध्य प्रदेश में बच्चा जानता है नर्मदा परिक्रमा क्या होती है। जन चेतना का काम आप लोगों को करना है, वो तो हम देख रहे हैं मीडिया में इतनी खबर छपती है बस। कैमरामैन ओम प्रकाश सोनी के साथ अनिल जांगड़े।